Hi everyone, after a very long time, I'm really back with a new video for you all. Basically, this time I'm going to start the BA program, ठीक है, Bachelor of Arts. Basically, I'm going to cover the English part today. So first of all, let me tell you guys, let me brief you with the BA first semester English, which is called prose. You have to study prose in the first semester. और आपकी जो semester है उसमें there are आई थिंक 8 यूनिट्स, जिसमें से ये जो एस्से है, राइट, द वर्जीनिया वुल्फ प्रोफेशन फॉर वुमेन, इट इज़ बेसिकली कंसिडर्ड इन द यूनिट 7 एंड यू कैन कॉल इट चैप्टर 10. ओके, but you know what, why I have started this Virginia Woolf at the first, which is of unit 7, of course, because it is very important. और मैक्सिमम जो लॉन्ग आंसर पूछता है वो इसी यूनिट से पूछता है. दिस इज द मेन रीजन विद वाई आई हैव टच इन दिस. सो आइए देखते हैं. सो एज यूजल यू कैन सी नॉर्मल वीडियो से काफ़ी डिफरेंट है, बिकॉज इस टाइम मैंने जो है खुद जो है प्रिपेयर किया है ये पीपीटी बेसिकली. सो आई होप आपको पसंद आएगा. इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ comment on my YouTube channel, because I really like those comments. And if there is any improvement you want, you can also comment on it. Let's begin, guys. Okay, let me brief you with this Virginia Woolf the Profession for Women. देखिए, ये बेसिकली एक एस्से है, ठीक है, जो कि वर्जीनिया वुल्फ कहीं अपने बारे में जो है वो स्पीच दे रही होती है, वहाँ पे हम पढ़ेंगे इसे. बेसिकली हम जो इससे पढ़ने वाले हैं वो इस वीडियो में हम लोग उनके कब वो बॉर्न हुई, ठीक है, उनका नाम क्या था, शादी के बाद उनका नाम क्या हो गया, उसके बाद उनकी कुछ वर्क्स देखेंगे हम लोग, उनकी फैमिली बैकग्राउंड देखेंगे, और क्यों वो सुसाइड करती हैं उसका रीज़न भी जानेंगे. लेट्स बिगिन विथ दिस. तो कंटेंट आप देख सकते हैं. कंटेंट में पहला है कब उनका जन्म हुआ, उनका पूरा नाम, उनके फादर मदर, प्रोफेशन, सिबलिंग्स, उनका एड्रेस, हस्बैंड नेम और मैरिज डेट. ओके, आइए तो आप शुरू करते हैं. ओके, वर्जीनिया वुल्फ वॉज बॉर्न इन जनवरी 25, 1882. ओके, तो ये जनवरी 25, 1882 उनको इनका जन्म हुआ था, और उनका पूरा नाम है एडेलाइन वर्जीनिया स्टेफन. इनका पूरा नाम आपको डेफिनेटली याद करने की ज़रूरत है, इवन सब कुछ याद करने की ज़रूरत है. इनके फादर जो थे उनका नाम था सर लेस्ली स्टेफन. मदर का नाम है जूलिया प्रिंसेप स्टेफन. ठीक है, यू शुड रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग गाइस. इनके जो सिबलिंग्स थे उसको आपको याद रखना है. मैं आपको एक चीज़ भी बताऊँगी. इनके 3 फुल सिबलिंग्स और 4 हाफ सिबलिंग्स थे. जो इनके 3 फुल सिबलिंग्स थे उनसे जो वर्जीनिया है वो बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड थी, अटैच थी. और जो 4 हाफ सिबलिंग्स हैं उनमें से जो जॉर्ज है और गेराल्ड है वो दोनों अब्यूज़ सेक्सुअली इनको अब्यूज़ करते थे. ओके, ये आपको बाद में पढ़ने को मिलेगा. इस जस्ट आई एम ब्रीफिंग दिस कि ये किसके साथ कनेक्टेड थी. वो थे थॉबी, वेनेसा एंड एड्रीन. ओके, इनके 3 सिबलिंग्स एंड 4 हाफ सिबलिंग्स थे. 3 फुल सिबलिंग्स के जो नाम थे वो थॉबी, वेनेसा एंड एड्रीन था, जिनसे ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे. और 4 हाफ सिबलिंग्स में लॉरा मेकपिक स्टेफन, जॉर्ज एंड गेराल्ड, स्टेला डकवर्थ. और इनका एड्रेस कहाँ था, ये कहाँ रहती थी, 22 हाइड पार्क गेट, केंसिंगटन. ओके, आई होप दिस slide is clear. Moving to the next slide, which is writing. Of course, it is very important whenever you are writing about some author, either male or female, you definitely have to show the writings of the author. तो आपकी जो वर्जीनिया है उनकी एक नॉवल थी, द वॉयज आउट, 1915. यू शुड रिमेंबर द डेट टू गाइस. ओके, तो इनका जो पहला नॉवल था वो था वॉयज आउट इन 1915. इन्होंने कुछ मॉडर्न क्लासिक्स राइटिंग भी किए हैं, जैसे मिसेस डैलोवे, ठीक है, टू द लाइट हाउस और ऑरलैंडो. ये 3 उनकी मॉडर्न क्लासिक है. एक नॉवेल है, 3 मॉडर्न क्लासिक्स है. कुछ इन्होंने फेमिनिस्ट वर्क भी किए हैं, और ये अपने एस्से में ये भी बताती हैं कि इन्होंने क्यों द रूम ऑफ वंस ओन जो है लिखा. और 3 Guineas, basically the room of one's own, and जो 3 Guineas होते हैं वो बेसिकली इनके फेमिनिस्ट वर्क होते हैं, है ना. जो 3 Guineas है उसके बारे में तो बहुत इन्होंने नहीं बताया है. बेसिकली इन्होंने जो चीज़ें बोली हैं अपने एस्से में वो इज़ ऑल अबाउट द रूम ऑफ वंस ओन. देखिए,
अब इनके फादर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सर लेस्ली स्टेफन। सर लेस्ली स्टेफन जो है उनका प्रोफेशन यहाँ पे ब्रीफ किया गया है। ये पहले तो एक हिस्टोरियन थे, दूसरा एक ऑथर थे, तीसरा प्रोमिनेंट फिगर इन द गोल्डन ईयर्स, आई मीन गोल्डन एज, आई एम सॉरी, ऑफ माउंटेनियरिंग, जिसे नहीं होता है समथिंग लाइक माउंटेन पे चढ़ना एंड ऑल। उस टाइम की जो उस टाइम का जो एरा था उस वक्त ये बहुत ही फेमस जो है वह जाने माने हस्ती एज अ फिगर लिखा गया है, तो ये माने जाते थे। सो इनके फादर के बारे में जब भी पूछेगा वो आपको क्या लिखना है, एक हिस्टोरियन थे, ऑथर थे और एक प्रोमिनेंट फिगर थे इन द गोल्डन ईयर्स ऑफ माउंटेनियरिंग। अब इनकी मदर के बारे में देखेंगे, जूलिया प्रिंसेप स्टेफन। इनका जो है जन्म इंडिया में हुआ था। ये एक मॉडल की तरह भी वर्क की हैं, सर्व एज अ मॉडल फॉर प्री रेफेलाइट पेंटर, है ना। इन्होंने एक पेंटर के लिए एज अ मॉडल वर्क भी किया है और इनका प्रोफेशन नर्स भी थी ये, और ये भी प्रोफेशन पे अपनी बुक लिखती थी। ओके, सो खानदानी सब लोग ऑथर ही हैं। ओके, इट्स जस्ट अबाउट अ फन, नथिंग एल्स। कुछ हम फैमिली रिलेशन देखेंगे। देखो, एजुकेशन देखें, इनके जो दो ब्रदर्स थे, एजुकेशन ऑफ वुल्फ टू ब्रदर्स, इनका जो दोनों भाई थे उनका जो एजुकेशन था वो कैम्ब्रिज में हुआ। सेकंड आप देखो एजुकेशन क्या है, घर जो गर्ल्स थी, है ना, ऑफ कोर्स दैट टाइम मेंटालिटी ऑफ ऑल दिस लाइक गर्ल्स हैव नॉट गो टू स्कूल एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग, लेकिन यहाँ पे एज अ ऑथर वो स्टैंड लेती हैं, इन्हें पढ़ाया जाता है लेकिन इन्हें घर पे पढ़ाया जाता है। यहाँ पे लिखा भी है, गर्ल्स टॉट एट होम एंड यूटिलाइज स्प्लेंडेड कन्फाइंड ऑफ फैमिली लश विक्टोरियन, यानी गर्ल्स को जो है ये लोग बाहर जाके पढ़ने का अनुमति नहीं देते थे, एंड दिस रिस्ट्रिक्शन इन इट, पर उन्हें घर पे ही आके पढ़ाया जाता था। इनके यू विल फाइंड द फादर, इनके जो फादर हैं सर लेस्ली स्टेफन, उनके दोस्तों के बारे में एक ब्रीफ किया गया है आप लोगों को, इसलिए मैंने इनका नाम यहाँ पे ज़रूर नोट किया इन द पॉइंट थर्ड, विच इज़ विलियम ठाकरे and George Henry Lewis. You should remember the names. Definitely it will come in the semester second with it's just like MCQ. आपको पता है कि सेमेस्टर 1 आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, सेमेस्टर 2 आपका MCQ होगा, राइट। एंड डेफिनेटली मेक अ वीडियो सेपरेट ऑन दैट टॉपिक, लीव दैट टॉपिक, लेट्स मूव टू द टॉपिक नंबर 4, वुल्फ मदर आंट। वुल्फ की जो माँ थी, उनकी जो आंट थी जूलिया मार्गरेट कैमरॉन, वो फेमस शी वॉज वेरी फेमस फोटोग्राफर इन द 19th सेंचुरी। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि जूलिया मार्गरेट कैमरॉन, तो आप लोग कैमरॉन से समझ जाएगा कि फ़ोटोग्राफी रिलेटेड है और 19th सेंचुरी में बहुत ही ज़्यादा फेमस फोटोग्राफर थी वो। ओके, लेट्स मूव टू द वर्जीनिया वुल्फ, बीच टाउन नेम एंड ईच एंड एवरीथिंग। देखिए, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो लिखा है ना टू द लाइट हाउस, इनकी जो राइटिंग्स है मॉडर्न क्लासिक्स, जो टू दी लाइट हाउस है उसमें इन्होंने जो बीच टाउन है जहाँ पे इन्होंने अपना स्पेंड किया है टाइम, उसको इन्होंने लिखा है, ठीक है, उन्होंने एज अ पार्ट इसको यूज़ किया है अपनी राइटिंग में। तो आइए देखते हैं। बीच टाउन है आइव्स, ठीक है, ST आइव्स मैंने लिखा है यहाँ पे। तो वुल स्टैंड हर मैनी ईयर्स इन बीच टाउन एट सेंट आइव्स, बीच टाउन एट वेरी, देखो कोई अगर आपसे पूछे, कोई अगर आपसे पूछेगा, पेपर ही पूछेगा, सॉरी इज जस्ट आई एम किडिंग। सेंट आइव्स क्या है, तो आप बोलोगे इट इज़ अ टाइप ऑफ बीच टाउन एट वेरी साउथ वेस्ट टिप ऑफ इंग्लैंड, बेसिकली वेरी साउथ वेस्ट टिप ऑफ इंग्लैंड में जो एक बीच है, बीच टाउन है, उसको हम लोग सेंट आइव्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पे दिस स्टीफन समर होम, the talent house which is still standing today, look out at a dramatic Portminster Bay and has a view of Godrey Lighthouse which inspires handwriting। मैंने बोला ना आपको टू दी लाइट हाउस है। देखो ये जो जगह का नाम ये ले रही है ना, द समर होम, द टैलेंट हाउस, जो कि आज भी खड़ा है। टैलेंट हाउस इज़ अ समर होम, नेम ऑफ दिस वर्जीनिया स्टेफन who have lived there विच इज़ स्टिल स्टैंडिंग टुडे। वो बता रही है कि वो आज भी है ना। वो एक पोर्टमिनिस्टर बे है और वो बताती हैं कि उसमें एक लाइट हाउस का भी व्यू है, गॉडरेवी लाइट हाउस, जो कि इनकी राइटिंग को इंस्पायर भी करता है। आई होप दिस इज़ क्लियर। if any topic is not clear, you should basically comment on it. Okay, I'll make a separate shorts on that topic.
अब क्या था कि वर्जीनिया जो है ना वो फैमिली न्यूज़पेपर भी शुरू की थी, इसलिए मैंने यहाँ पे हाइड पार्क गेट न्यूज़पेपर लिखा है. सो इट वेन एवर कम्स इन योर पेपर लाइक MCQ टाइप की व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर विच इज स्टार्टेड बाय द वर्जीनिया वुल्फ, सो यू विल से हाइड पार्क गेट न्यूज़पेपर. इट इज़ वेरी easy because it is related to her address. Okay, so Virginia started family newspaper Hyde Park Gate News to document her family anecdotes. Okay, अब आप देखिए इनकी जो ट्रॉमा और उन्हें जो सेक्सुअली अब्यूज किया जाता था बाई हर टू हाफ ब्रदर्स. तो अर्ली ट्रॉमा डार्केंड हर चाइल्डहुड बिकॉज इन जब भी कोई ट्रॉमा होता है तो वो हमारे ऊपर बहुत डीप इम्पैक्ट छोड़ता है. हमें इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट फ्रॉम द सिचुएशन विच एनी वन इज़ फीलिंग. समथिंग इज़ लाइक सिंपैथी और एम्पैथी होती है. तो एम्पैथी हम लोग नहीं जता सकते. जस्ट लाइक बहुत सिंपैथी है मुझे उसके लिए, बट एम्पैथी तभी होता है जब कोई फील करता है वो सेम चीज़. इसलिए हमें दूसरों का दर्द नहीं समझ में आता बिकॉज वी हैव नेवर गोन थ्रू वट एवर शी और ही इज़ गोइंग. ओके, सो सेक्शुअली अब्यूज बाई हर हाफ फादर, सॉरी आई एम सो सॉरी, हाफ ब्रदर जॉर्ज एंड गेराल्ड. ठीक है, और द स्केच ऑफ पास्ट एंड 22 हाइड पार्क गेट. यहाँ पे जो एक अपनी जो सेक्सुअली अब्यूज़ड हुई हैं बाय हर हाफ ब्रदर्स, उनका भी एक ब्रीफ किया है इन्होंने अपनी राइटिंग्स में. स्केच ऑफ पास्ट एंड 22 हाइड पार्क गेट. अब इनका कुछ मेंटल बैकग्राउंड देख लीजिए. सॉरी मैं क्यों इतना गलत बोल रही हूँ. मेंटल ब्रेक डाउन, आई एम सो सॉरी गाइज, लिटिल बिट चलो आई एम फीलिंग स्लीपी दैट्स व्हाई. मेंटल बैकग्राउंड, मेंटल ब्रेकडाउन क्या था इन 1895 एट द एज ऑफ 13, यानी जब ये 13 साल की थी, है ना. शी हैव टू कोप विद द सडन डेथ ऑफ मदर फ्रॉम यूमेटिक फीवर. इनकी जो मदर थी उनका 13 साल, जब ये 13 साल की थी तो इनकी मदर इन्हें छोड़ के जा चुकी थी बिल्कुल, क्योंकि इनका निधन हो चुका था इनकी मदर का, और किस चीज़ से, फीवर से. led to first mental breakdown and loss of her sister Stella who became the head of the household 2 years later. उसके बाद ये बताती हैं कि जब मैं 13 साल की थी तो फिर मेरी जो माँ थी वो फीवर से जा चुकी थी, और लॉस इनकी जो सिस्टर थी इनकी स्टेला डकवर्थ, मैंने आपको नाम बताया था आई थिंक, वो भी जा चुकी थी, जो कि एक तरीके से हेड ऑफ दी हाउस होल्ड की 2 years लेटर, यानी 2 साल पहले ये एज अ हेड जो है इनकी मदर के बाद. जैसे आप बताओ कोई बच्चा है, उसकी माँ जो है नहीं है, और उसके बाद की जो बड़ी बहन होगी उसकी, वही वो उसका इट्स लाइक हेड बन के सारे लोगों को संभालना एंड ऑल. वो चीज़ स्टेला करती थी, और स्टेला भी नहीं रही बिकॉज लॉस्ट हो गई, एंड लॉसेस हर सिस्टर स्टेला हु बिकम द हेड ऑफ द हाउस होल्ड. ओके, अब आप देखेंगे फादर और स्टडी, उनकी थोड़ी पढ़ाई और फादर की डेथ के बारे में, क्योंकि अभी 13 साल पे तो उनकी मदर चली गई. डील विथ पर्सनल लॉसेस, कंटिन्यू हर स्टडीज़ इन जर्मन, ग्रीक एंड लैटिन एट लेडीज़ डिपार्टमेंट ऑफ किंग्स कॉलेज लंदन. देखो जो वर्जीनिया होती है ना, उन्होंने अपना इस सारी चीज़ों को मेंटल ब्रेक डाउन इन सारी चीज़ों को डील करते हुए वो जो है वो अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करती हैं इन जर्मन, ग्रीक एंड लैटिन. ठीक है, ये अपनी पढ़ाई जर्मन, ग्रीक एंड लैटिन में करती हैं एट द लेडीज़ डिपार्टमेंट ऑफ किंग्स कॉलेज लंदन. आपको ये नाम याद रखना है, किंग्स कॉलेज लंदन, लेडीज़ डिपार्टमेंट ऑफ किंग्स कॉलेज लंदन. यहाँ से ये अपनी पढ़ाई कंप्लीट करती हैं. और इनके जो फादर होते हैं वो डेथ कर जाते हैं 1904 में, और ये जो फादर थे उनको स्टमक का कैंसर था, डाई फ्रॉम स्टमक कैंसर. ओके, 4 years of study introduces handful of radical feminist at helm of educational reform. यानी इनकी जो 4 साल की स्टडी थी वो एक रेडिकल फेमिनिस्ट को एज अ भर भर के एज ए एजुकेशनल रिफॉर्म एंड ऑल, ये सारी चीज़ें बताती है कि 4 साल की जो उनकी स्टडी होती है कि सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा जब हम किसी चीज़ को पढ़ाई करते हैं, लाइक सपोज आई एम डूइंग समथिंग, आई एम लर्निंग डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम इट. आफ्टर ऑल आप भी जब अपना UG कंप्लीट करोगे आपको बहुत सारी चीज़ें एज ए एक्सपीरियंस मिलेंगी, आपने बहुत सारी चीज़ें लर्न की होंगी, कुछ लेसन सीखे होंगे कि अपने लाइफ में ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. तो अब आप जो अपने जूनियर को सिखाओगे वो अपने एक्सपीरियंस को गो थ्रू करके सिखाओगे. इज़ बेसिकली जस्ट 4 years of study introduces the handful of radical feminist. Okay, अब now you can see the writing professionally 1905 से you can say 1904 में इनके फादर की डेथ हुई फ्रॉम द स्टमक कैंसर, और इन्होंने लिखना कब शुरू किया 1905 से. शी बिकम अ प्रोफेशनल राइटिंग एंड कंट्रीब्यूटेड फॉर द टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट. यू कैन सी दिस
because 1985 she began writing professionally as contributor for, ये किसके लिए लिखती थी, द टाइम्स लिटरली सप्लीमेंट. ओके, अब आप थोड़ा सा, थॉबी का डेथ हो गया है, सोल्ड ऑफ हाउस, इनका जो घर था वो भी बिक गया, और उनके जो एक भाई थे जिनका नाम था थॉबी, जिनसे वेरी इमोशनली अटैच थी, उनकी भी डेथ के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. यू कैन सी ईयर्स लेटर, 26 साल का इनका भाई, 26 ईयर ओल्ड ब्रदर थॉबी डाइड फ्रॉम टाइफॉइड फीवर. मदर की जो है वो भी फीवर से डेथ होती है, और इनका जो भाई है टाइफॉइड के फीवर से उनकी भी डेथ हो जाती है. आफ्टर फैमिली टू ग्रीस. देखो, ये बताती है कि मेरा भाई जो था वो 26 साल का था, उसका नाम था थॉबी. हम लोग एक ट्रिप पे जाते हैं ग्रीस, और वहाँ से लौटते हैं, उसके बाद उसके भाई की डेथ होती है फ्रॉम टाइफॉइड फीवर. आफ्टर फादर डेथ वेनेसा एंड एड्रेन. सो जब उनके पिता की डेथ हो जाती है तो जो वेनेसा होते हैं, है ना, उनकी सिस्टर, एंड एड्रीन जो होता है वो उनके घर को बेच देते हैं, ठीक है, एंड परचेज करते हैं हाउस इन ब्लूम्सबरी एरिया लंदन. देखो, पहले वो कहाँ रहते थे, हाइड पार्क गेट. अब ये जो घर उनका बिक चुका है हाइड पार्क गेट का, वो अब कहाँ रह रही हैं, अब रह रही हैं वो ब्लूम्सबरी एरिया लंदन. यहाँ पे जो बेचने वाला कौन था, एड्रीन एंड वेनेसा. ओके, सो देखो, वर्जीनिया मीट ए मेंबर ऑफ ब्लूम्सबेरी ग्रुप. देखो, ब्लूम्सबेरी इज़ अ नेम ऑफ द प्लेस जहाँ पे इनका जो घर था वो खरीदा गया था. अब देखिए, वर्जीनिया जो होती है वो एक मेंबर ऑफ ब्लूम्सबेरी ग्रुप को मिलती है, जिनका नाम होता है अ सर्कल ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड आर्टिस्ट. ठीक है, बेसिकली कभी आप देखे होगे कि आप कहीं रह रहे हो, आपके अगल बगल देर आर मैनी ऑफ द ग्रुप्स जो कि मे बी आप फील नहीं करते, बट होता है, और जब आप उनसे कनेक्टेड होते हो तो आप उनकी चीज़ें सीखते हो, वो आपकी चीज़ें सीखते हैं. इट्स जस्ट लाइक कि वर्जीनिया एक मेंबर जो ब्लूम्सबेरी ग्रुप का था, उनसे वो मिलती हैं. अ सर्कल ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड आर्टिस्ट इंक्लूडिंग आर्ट एंड क्रिटिक क्लाइव बेल हु मैरिड विनिसा, द नॉवलिस्ट E.M. फॉस्टर. देखो, ये सारे मेंबर्स के नाम हैं मैं जो यहाँ पे मेंशन किया है. आर्ट क्रिटिक क्लाइव बेल. देखो, आप लोग को मेंशन करना है अपनी कॉपी में. आर्ट क्रिटिक कौन था, क्लाइव बेल, हु मैरिड वेनिसा, ठीक है, जो कि उनकी बहन वेनेसा से शादी करता है. तो मे बी इट विल बी आस्क इन योर MCQ दैट हु इज क्लाइव, तो ये लिखोगे द मेंबर ऑफ द ब्लूम्सबेरी ग्रुप, ठीक है, जो कि जो भी शादी करता है वेनेसा से. द नॉवलिस्ट E.M. फॉस्टर. एक नॉवलिस्ट का नाम यहाँ पे मेंशन है, E.M. फॉस्टर. पेंटर डुनकैन ग्रांट, पेंटर का भी नाम इसमें इंक्लूडेड है, डुनकैन. एंड द बायोग्राफर लाइटॉन स्टैची. देखो, बायोग्राफर हैं लाइटॉन, इकोनॉमिस्ट हैं जॉन, ठीक है, जॉन मेनार्ड कीन्स. ओके, एंड एसेइस्ट हैं लियोन वुल्फ. अब आपको पता चलेगा कि वर्जीनिया की आखिर शादी किससे होती है. आइए देखते हैं भाई. 1910 में फेमस ग्रुप. द ग्रुप बिकम फेमस इन 1910. मैंने आपको जिन जिन लोगों के मेंबर के नाम बताए, यू कैन सी दिस अगेन. ये सारे जो ग्रुप है ना, ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी 1910 में. फॉर डिड नोट वैक्स practical joke in which member of groups dressed up delegation of Ethiopian royals including Virginia as bearded man successfully pursued the English Royal Navy to show their warship. The HM did not. Basically just like you can say ये ग्रुप 1910 में फेमस हुआ था बिकॉज इन्होंने एक प्रैक्टिकल जोक किया था जिसमें वर्जीनिया जो होती है ना, वो एक आदमी की तरह वो वेशभूषा करती हैं, इंक्लूडिंग वर्जीनिया वो एज अ बियर्ड मैन. ये जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था, है ना. परस्यूटेड दिस इंग्लिश रॉयल नेवी टू शो देयर वारशिप द HMS ड्रेडनोट, जहाँ पे मैंने शुरू में बताया था कि ये इज़ जस्ट बेसिकली दे वॉट एवर दे आर परफॉर्मिंग. ओके, आफ्टर दिस outrageous act, Leonard Woolf and Virginia Stephen become closer and married in August 10, 1912. देखो, ये जो ग्रुप था, इस ग्रुप में मैंने आपको लास्ट में एसेस लियोनार्ड वुल्फ के बारे में बताया था, जो कि बाद में वर्जीनिया वुल्फ हो गई क्योंकि उनसे शादी कर ली उन्होंने. सो यू कैन सी कि उन्होंने जो शादी की वो उनका जो शादी का डेट था, बेसिकली August 10, 1912. Now, okay, in this slide I think this is only all.
एक बार जो मेन टॉपिक है वो उसको मैं फिर से हाईलाइट करती हूँ, बेसिकली कहाँ आपको फंसा होगा। देखो, इनके जो ग्रुप के मेंबर हैं और उन्होंने जो एक प्ले किया था इस बेसिकली वॉट एवर दे हैव परफॉर्म्ड, उसके लिए ये इनका ग्रुप 1910 में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया था। और इसमें कितने मेंबर हैं, लेट मी काउंट। क्रिटिक था एक, ओके, आर्टिस्ट क्रिटिक जो कि वेनिस से शादी करता है, नॉवेलिस्ट, पेंटर, बायोग्राफर, इकोनॉमिस्ट, एनालिसिस। आई थिंक देयर फोर, आई एम सॉरी, आई एम, इट इज़ 6 ऑफ दीज मेंबर्स जो कि ब्लूम्सबरी ग्रुप में थे, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे, जिन्होंने, जो क्लाइव थे वो जो वेनेसा से शादी कर लिए, और जो लियोनार्ड थे वो जो है वर्जीनिया वुल्फ से शादी कर लिए। Okay, let me tell you guys, in the next video I am going to cover the literary works of Virginia Woolf. मैंने बहुत ही लेंदी वीडियो नहीं किया, मैंने डिफरेंट पीपीटी प्रिपेयर किए हुए हैं। सो आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर। इसमें मैंने बेसिकली उनके बैकग्राउंड के बारे में बताया, क्योंकि हम जब भी इससे डायरेक्टली पढ़ेंगे तो हम लोग दिमाग में कुछ भी नहीं घुसेगा, क्योंकि हमको नहीं पता वर्जीनिया वुल्फ है, हमको नहीं पता थॉबी कौन है, वेनेसा कौन है, हमको नहीं पता लियोनार्ड कौन है। तो अगर ब्रीफली पूछा कि हु इज़ लियोनार्ड, तो आपको बोलेंगे कि एसेस्ड इन द ब्लूम्सबरी ग्रुप, ठीक है, जो बाद में जाके किस चीज़ पे उन्हें किस चीज़ पे उन्हें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती है, दी HMS Dreadnought. I hope this is now clear. Basically it's just a video to introduce Virginia Woolf, इनकी पास्ट लाइफ के बारे में, इनके मदर, फादर, आंट के बारे में, इनके 3 फुल ब्रदर्स, 3 फुल सिबलिंग्स एंड 4 हाफ सिबलिंग्स के बारे में, इन्होंने कैसे ट्रॉमा से गुजरी, उन्होंने अपना कैसे कंप्लीट किया अपनी स्टडीज़ को, है ना, ईच एंड एवरीथिंग. In the next video, we're definitely going to cover the literary works and the society and legacy of Virginia Woolf. Till then, bye bye, take care, and do comment on my YouTube channel, and please like, share, and subscribe. Bye bye.